आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस चिंगारी की कहानी है जो अगर भड़क गई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें, भारत की ग्रोथ सब कुछ हिला सकती है। Last June, Iran limited its attacks to Israel. It carried out symbolic strikes on a US base in Qatar. That's all that Iran did. But the end goal was to limit the fallout. This time, it's the opposite. Iran wants to drag in Gulf Arab countries. Iran wants to risk the regional economy and security. और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब अचानक नहीं हुआ है। यह योजना थी, तैयारी थी या शायद किसी देश की मजबूरी थी। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, इन सबको इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप दुनिया को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स में जो भी घटनाएं होंगी उसको हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं असली कहानी पर। मिडिल ईस्ट में फुल फ्लेज्ड वार शुरू हो चुका है। अब पूरा युद्ध स्टार्ट हो गया और पहला हमला किसने किया है? इजराइल ने। और किस पे किया है? सीधे ईरान पर। तेहरान, कोम, इस्फहान, बुसेहर, तबरीज, करमानशाह, ये सिर्फ शहर नहीं है, ईरान की नसें। तबरीज पर आक्रमण क्यों किया ईरान ने? क्योंकि वहां न्यूक्लियर फैसिलिटी है। और तेहरान पे क्यों किया? क्योंकि वहां सत्ता बैठी हुई है। और यह हमला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, यह एक वेब अटैक हो चुका है और दूसरे की तैयारी चल रही है। ईरान की एयर डिफेंस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और आप वीडियो में देख रहे होंगे इजरायली F-15 फाइटर जेट तेहरान के ऊपर से ऐसे चक्कर लगा रहे हैं जैसे किसी युद्ध का नहीं, अभ्यास कर रहे हैं। यह केवल सैन्य हमला नहीं था, यह एक संदेश था। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो पूरी तस्वीर बदल देती है। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी बाहर नहीं है, अंदर है। क्योंकि ईरान की जो शिया मुल्ला रेजिम है उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है। जनता के बीच में ये लोग बेहद अलोकप्रिय हो गए हैं। अभी कुछ ही समय पहले 10,000 के आसपास लोग मारे गए एक रिबेलियन को कुचलने के लिए। आप कल्पना कीजिए, बाहर से बम गिर रहे हैं, अंदर से जनता उखाड़ फेंकने को तैयार है। यही फर्क है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमला करता है, तालिबान के पीछे जनता खड़ा रहती है। यहाँ जनता ही शासन से नाराज है और युद्ध में यह अंतर निर्णायक होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ पर होती है अमेरिका की एंट्री। यूएसए ने अपना फ्लीट तैनात किया है। यूएसए अब्राहम लिंकन, पूरा ईरान इसकी जद में है। बहरीन में पहले से मौजूद फ्लीट को पहले इवैक्यूएट कर दिया गया है। कुवैत के अल सलीम, सऊदी के अल सुलेमान, यूएई के अल जाफरा, कतर के अल उदीद, इन सभी अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी गई। और अभी सीरिया, इराक, जॉर्डन, वहां की खबरें पूरी नहीं आई हैं। Have targeted multiple US bases in the region today. Among the first to be hit was Bahrain. The American base in Manama is home to the US Navy's 5th Fleet. This base was hit by an Iranian projectile earlier today. Take a look at this. Ya Allah! Ya Allah! Ya Good morning. Closet shelter in place. And this was just the start. Soon explosions filled the skies over Arab nations. In fact, let me pull up the map for you. In Qatar, the Al Udeid base was targeted. This is the headquarters of the US Military Central Command. In Kuwait, multiple bases came under fire. In the UAE, explosions were heard in Abu Dhabi and Dubai. One foreign national was killed by the falling debris. In Saudi Arabia, explosions were heard in the capital Riyadh. The city is home to the Prince Sultan base. Other targets included the Erbil base in Iraq and the Mubaffaq Salti base in Jordan. Like I said, the attack on Bahrain was a direct hit. The Iranian projectile hit a service center at the base, but most of the other attacks are being repelled. पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में है। एयर स्पेस बंद है, कमर्शियल फ्लाइट बंद है। और याद रखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही लौट कर आए थे। मतलब तैयारी दोनों तरफ से थी। यूएसए और इजराइल दोनों मिलकर इस तैयारी को कर रहे थे। लेकिन क्षमता बराबर नहीं है। ईरान के पास न उस लेवल की एयर डिफेंस है, न कुछ मिसाइल इंटरसेप्शन की पूरी क्षमता। और अब सवाल उठता है, यह कितना फैलेगा? अमेरिका कह रहा है 4 दिन तक हमला करेंगे फिर रुकेंगे। भाई क्या चल रहा है? 4 दिन का तुमने ठेका ले रखा है क्या? लेकिन क्या यह युद्ध टाइम टेबल से चलते हैं? अब आते हैं असली विस्फोटक मुद्दे पर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है
और जब चारों तरफ से मिसाइलें चल रही हैं तो यह स्ट्रेट बिना औपचारिक घोषणा के बंद मानिए। और सिर्फ यही नहीं, रेड सी बाब अल मंदेब स्ट्रेट है। हुती विद्रोही जिन्हें ईरान समर्थन देता है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि रेड सी बंद है। More news that's coming in right now is that the Iranian axis of resistance that operates in that entire network, particularly the Hezbollahs in Lebanon, have now vowed that they will be attacking. In addition to that, the Houthis have said that they will be attacking in the Red Sea. Houthis do have long-range attack capabilities, something that they demonstrated last year. And so in the wake of that, there is an expectation that this entire region is going to be more volatile as well. इसका मतलब क्या है? ईस्ट टू वेस्ट कंटेनर ट्रैफिक बंद, 50% से ज्यादा ऑयल ट्रैफिक प्रभावित है। अब जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा, शिपिंग टाइम बढ़ेगा, फ्रेट बढ़ेगा, तेल महंगा होगा। और आप समझ रहे होंगे यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह एक ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक है। अब सवाल है भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारत क्या करेगा। भारत के पास एक विकल्प है रशियन ऑयल, लेकिन चीन क्या करेगा? चीन लगभग 15 मिलियन बैरल प्रतिदिन ईरान से आयात करता है, उसमें से 3-4 मिलियन अकेले ईरान से, खासकर खार्ग आइलैंड टर्मिनल से। यानी 20% से ज्यादा निर्भरता है चीन की। अगर वह सप्लाई कट जाती है तो चीन की इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ेगा। तो क्या रूस प्रोडक्शन बढ़ाएगा या क्या अमेरिका अपने सैंक्शन सख्ती से लागू कर पाएगा जब आपका ध्यान कहीं दूसरे जगह फंसा हो? यह वही ओपन लूप है जो आने वाले हफ्तों में दुनिया तय करेगी। अब एक बड़ा सवाल है, इजराइल ने यह कदम अभी क्यों उठाया? क्योंकि उनका मानना था अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अमेरिका में सत्ता संतुलन बदल सकता है, भविष्य में ईरान फिर से समझौता हो सकता है। तो क्या यह फोर्सिंग द हेड था? क्या इजराइल ने अमेरिका को मजबूर किया? अमेरिकी डीप स्टेट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, क्या वे एक और संकट चाहते थे? क्योंकि इतिहास बताता है जितनी बड़ी ग्लोबल क्राइसिस होगी उतना अधिक नियंत्रण मिलेगा, और नियंत्रण ही असली शक्ति है। लेकिन इसकी कीमत क्या होती है? इसकी कीमत जनता चुकाती है, महंगाई से, तेल संकट से, भूख से, अस्थिरता से। भारत की अर्थव्यवस्था अभी 7.8% की ग्रोथ दिखा रही है। पिछली छमाही 8%, दूसरी छमाही 8.4%। लग रहा था कि 7.6 को से ऊपर सेटल होगा, लेकिन अब अगर तेल $100-120 पार गया तो गणित बदल जाएगा और यही असली परीक्षा शुरू होती। इधर एक और मोर्चा खुला हुआ है, पाकिस्तान जिसने अपने बेस किराए पर दिए हैं, उधर अफगानिस्तान ने उस पर हमले कर दिए हैं। क्षेत्रीय संतुलन बिल्कुल हिल चुका है। युद्ध सिर्फ बमों से नहीं लड़ा जाता है, लॉजिस्टिक सप्लाई, पब्लिक सपोर्ट, ये सब तय करते हैं कि अंत कौन करेगा। तो निष्कर्ष क्या है? मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी। तेल, शिपिंग, वैश्विक बाजार, भारत, चीन, अमेरिका का संतुलन सब दांव पर है। और याद रखिए, युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल होता है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह 4 दिन का ऑपरेशन था या एक नया वैश्विक अध्याय। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं दुनिया किस दिशा में जा रही है तो जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।